students. Today's I will discuss the 21 lecture of function. In this lecture, we will finish the topic range and question related to range. और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में कि रेंज का जो हम लोग फाइनल टच देंगे वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देंगे। ठीक है, हमने बता रखा है कि रेंज को हम लोग 3 बार पढ़ेंगे। एक तो रेंज को हम लोग फंक्शन में पढ़ रहे हैं, दूसरी बार रेंज को हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे, तीसरी बार रेंज को हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, और वो हम लोगों का फाइनल टच होगा। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट और रेंज का बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं। इसके पहले लेक्चर में ना हम लोग ने फिनिश किया था रेंज को कि हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में हमने ये बात बताया था, आई मीन लेक्चर को वहां पे एंड किया था। मतलब कि हमारे पास मैंने देखा था कि हमारे पास कि एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता था तो फंक्शन हम लोग बोलते थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अंडर द डोमेन। तो वहां पे रेंज निकालते थे कि लेफ्ट एंड पे वैल्यू निकालते थे वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलता था, राइट एंड ऑफ द डोमेन पे फंक्शन का वैल्यू निकालते थे, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलता था। तो रेंज हम लोग बोल देते थे मिनिमम टू मैक्सिमम। और सेम टाइप से डिक्रीजिंग फंक्शन की भी हम लोग ने बात किया था। उसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन को और हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में ये दे दिया कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट में बात कर रहा हूं y इक्वल टू, जस्ट लिसन टू मी, अच्छे से ध्यान देना, log बेस 3 आर्गुमेंट 3 साइन स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे को इसका रेंज चाहिए। ठीक है, यहां पे एक बात और ध्यान देना कि जब रेंज निकालने की बात हो, खास करके कंपोजिट फंक्शन में, कंपोजिट तो है ही, log ऑफ 3 sin x ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है। कंपोजिट फंक्शन के रेंज की निकालने की बात करें ना, सबसे पहले तो रेंज के क्वेश्चन में डोमेन तो हम लोग निकाल ही लेंगे। तो डोमेन को हम लोग जस्टिफाई करने के लिए हम लोग के पास क्या करेंगे आप बताओ कि जस्ट लिसन टू मी कि फॉर y टू बी डिफाइंड क्या मैं बोलूंगा, साइन को डिफाइन तो ऑलवेज होता है, स्क्वायर रूट को डिफाइन करो तो पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद लॉग को डिफाइन करेंगे ना तो 3 साइन स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ये सेकंड हमारे पास हुआ। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से लेकर के प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा तुम सोचो कि माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, अच्छे से समझना, तो ये पूरे का वैल्यू तो ऑलवेज, जस्ट लिसन टू मी, पूरे का वैल्यू तो ऑलवेज हमारे पास माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो ये पूरे का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा इंक्लूडिंग 0। अगर हमारे पास x का वैल्यू माइनस पाई बाई 4 ले या फिर प्लस पाई बाई 4 ले, बट मेरे को साइन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो इतना तो पक्का है ना कि फाइनली हम लोग जो डोमेन निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो क्यों ना हम लोग सर सॉल्व करने से बढ़िया है इसको कि थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर लें कि माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे एक्सक्लूडिंग माइनस पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4, तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिव होगा, आई मीन टू से उसके लिए साइन का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगा ही होगा। जैसे सपोज करो ना कि हमारे पास अगर मैं x का वैल्यू 0 ले लेता हूं तो 0 लेता हूं तो हमारे पास आ जाएगा 3 sin पाई बाई 4, और 3 sin पाई बाई 4 का वैल्यू तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। जरा पाई बाई 4 लेंगे तो पाई बाई 4 लेंगे तो ये पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा, और sin 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और हमारे पास ये पूरे का वैल्यू ग्रेटर देन 0 फिर नहीं हो पाएगा। मतलब बोल सकते हैं बाउंड्री पॉइंट हमारे पास सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। देयरफॉर हम लोग यहां से बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड बाय ऑब्जर्वेशन से कि जो डोमेन ऑफ द जो फंक्शन होगा माइनस पाई बाई 4 से लेकर के प्लस पाई बाई 4 तक होगा लॉग के कारण। ठीक है ना, आई मीन ओवरऑल पूरे फंक्शन का। तो रेंज निकालने के लिए तो डोमेन तो निकालना आपकी मजबूरी है ही है, लेकिन एक बात यहां पे और समझने की कोशिश करना आप लोग कि जब भी कंपोजिट फंक्शन का रेंज की बात करें ना तो डोमेन निकालो और अंडर द डोमेन के वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ना पूरे फंक्शन पे पहुंच जाओ दो तरीके से। तरीका नंबर 1 कि बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा लगाते हुए, तरीका नंबर 2 आई मीन सेकेंड मेथड
कि हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के फंडे को ध्यान में रखते हुए, जो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने बता भी रखा था। आइए हम लोग लेकर चलते हैं। देखो आपके पास क्या आ गया, एक्स का वैल्यू -π/4 से लेकर के +π/4 तक। अब x का वैल्यू आ गया तो पहले x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 0 से लेकर के π²/16। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन हम लोग के पास चेंज हो जाएगा, सबको पता है। π²/16 ऐड कर दोगे तो हमारे पास ये 0 लेस देन π²/16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन π²/16 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसके पहले हमने बता रखा है। तो स्क्वायर रूट लेने पे इनइक्वालिटी का सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ π²/16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन ये हो जाएगा π/4। अब जरा देखो कि ये पूरे का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है और साइन लगाना है, तो 0 से π/4 के बीच में साइन एक्स जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो साइन लगाने पर देयर इज नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो आप बताओ साइन लगाओगे तो साइन 0 हो जाएगा ना, और लेस देन इसको थोड़ी देर के लिए मैं t मान लेता हूं, तो हो गया sin t, और लेस देन sin π/4 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। आई मीन 0 लेस देन sin t लेस देन 1/√2। फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो बड़े आराम से 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 लेस देन 3 sin t और लेस देन 3/√2। फिर हमारे पास log का बेस 3 लेना है, तो log का बेस 1 से बड़ा है, log का बेस 1 से बड़ा लो या log का बेस 1 से बड़ा को हटाओ तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बेसिक मैथमेटिक्स के हेल्प से, आई मीन टू से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के हेल्प से। तो आप बताओ log बेस 3 लगा देते हैं, तो log बेस 3 आर्गुमेंट 0 लेस देन log बेस 3, इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा लेस देन log बेस 3 आर्गुमेंट 3/√2। अब तुम एक बात बताओ कि ये हमारे पास y है, अच्छे से ध्यान देना सारे लोग, कि हमारे पास आंसर कितना आ रहा है कि log बेस 3 आर्गुमेंट 0 लेस देन log बेस 3 आर्गुमेंट अल्फा बोले तो क्या y लेस देन log बेस 3 आर्गुमेंट 3/√2। अब ये कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़ा रखा है आपको कि log 0 का वैल्यू तो डिफाइंड नहीं होता है, बट इंटरवल के सेंस में y का वैल्यू बोला गया है इससे बड़ा और log बेस 3 आर्गुमेंट 3/√2 से छोटा, तो इंटरवल के सेंस में इसको हम लोग बोलेंगे वेरी वेरी क्लोज टू -इन्फिनिटी एंड लेस देन y एंड लेस देन हमारे पास log बेस 3 आर्गुमेंट 3/√2। देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन की हम लोग बात करेंगे y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू log बेस 3 आर्गुमेंट 3/√2। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन बस इतना ही है। आप तो रेंज का कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास हो, रेंज जब भी निकालना हो तो डोमेन निकालना तो हमारी मजबूरी है, और डोमेन निकालने के बाद आपके पास कंपोजिट फंक्शन, मैं बार बार बोल रहा हूं कंपोजिट फंक्शन देखो बार बार बोल रहा हूं, कंपोजिट फंक्शन का जब भी रेंज की बात करें ना, तो बिल्कुल जो सबसे अंदर वाला फंक्शन है ना, आई मीन टू से जो सबसे अंदर इनपुट है ना, उसके रेंज को आप पकड़ो एक्स के बिहाफ पे, एक्स को ध्यान में रखते हुए, और उसके रेंज को ध्यान में रखते हुए ना, आई मीन एक्स के वैल्यू को ध्यान में रखते हुए फिर इसके वैल्यू पे पहुंच जाओ, फिर उसके बाद इसके वैल्यू पे पहुंच जाओ, फिर इसके वैल्यू पे पहुंच जाओ। उसी तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग आउटपुट की ओर बढ़ते चले जाएंगे, तो पूरे का रेंज निकल जाएगा। बस ध्यान में यही रखना है कि या तो बेसिक मैथमेटिक्स के फंडे को यूज करना है या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के फंडे को यूज करना है। बहुत बार सिचुएशन आपके पास ऐसा आएगा कि फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता नहीं चल पाएगा, तो वहां पे उस फंक्शन का ग्राफ हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे कि बिटवीन दिस इंटरवल उसका ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर नहीं है तो y का वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम क्या ले सकते हैं हम लोग, उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ध्यान देना, समझने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा मैं आपको, देखो मैंने बोल दिया y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने दे दिया, और रेंज ऑफ मेरे को y चाहिए। अच्छे से समझना बेटा सब लोग। फिर देखो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन हमारे पास है, तो पहले हम लोग डोमेन तो निकालेंगे, तो लिखेंगे फॉर y टू बी डिफाइंड आप बताओ साइन का डोमेन तो x बिलोंग्स टू r होता है, कॉस का भी डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है। इनफैक्ट ये ऑलवेज डिफाइंड है, तो सिर्फ लॉग को डिफाइन करो। तो लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या मैं बोलूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0।
तो मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि ये पूरे का वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। मैं क्या, सब लोग फील कर रहे होंगे पूरे का वैल्यू ग्रेटर देन 0 x के सारे वैल्यू के लिए होगा, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं यहाँ पे x बिलोंग्स टू r। आई मीन टू से डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारे पास आ गया x बिलोंग्स टू r। अब बताना कि रेंज ऑफ द फंक्शन की मैं पहले बात कर रहा हूं। तो रेंज ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए हमने क्या बताया कि इनपुट का पहले रेंज निकालो, और इनपुट के रेंज को निकालने के बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंडा लगाओ, या फिर ऑब्जर्वेशन लो, या फिर बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा लगाओ। ये तीनों में से कोई एक फंडे से गारंटी है कि हमारे पास कंपोजिट फंक्शन का रेंज निकलना ही निकलना है, बता रहा हूं मैं। तो चलो आप एक बात बताओ, ध्यान देना सारे लोग। मैं यहां पे मान ले रहा हूं लेट एक्स स्क्वायर प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू मान ले रहा हूं टी। अब यहां से हमारे पास टी का वैल्यू निकाल देते हैं। तो टी का वैल्यू को निकालने का सबसे आसान सा तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। मान के चलो थोड़ी देर के लिए इसी का रेंज मेरे को चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ई बाई इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टी। एक्स स्क्वायर को इधर लाके कॉमन कर लो, तो 1 माइनस टी इक्वल टू टी माइनस ई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस ई बाई 1 माइनस टी। मैं बोल सकता हूँ ये पूरे का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो ये भी पूरे का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से टी का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। टी का वैल्यू 1 और टी का वैल्यू ई। चलो बताओ ई स्क्वायर पे पुट करके चेक कर लेते हैं। तो ई स्क्वायर पे पुट करके चेक करेंगे तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव, बट ये दोनों का डिफरेंस नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हम लोग को लेना है पॉजिटिव। आई मीन टू से टी लाइंस बिटवीन हमारे पास आ गया 1 से ई। बट इक्वलिटी साइन की बात करेंगे तो इक्वलिटी साइन सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के रूट्स पे देंगे, आई मीन टू से ई पे देंगे। What does it mean by this? It means only that कि सर टी का वैल्यू मेरे पास आ गया, इनपुट का रेंज मेरे पास आ गया। अब इनपुट का रेंज मेरे पास आ गया ना, तो बेसिक मैथमेटिक्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर और ऑब्जर्वेशन, ये तीन काम करेगा। मैं फिर बता रहा हूँ कंपोजिट फंक्शन का रेंज निकालने का सबसे आसान सा तरीका यही आपके पास है। तो आप बताओ हमारे पास टी का वैल्यू निकल गया, उसके बाहर लगाना है लॉग। लॉग का बेस मेंशन नहीं है तो बेस हम लोग मान के चलेंगे कि हमारे पास ग्रेटर देन 1 है कैलकुलस में। तो लॉग का बेस 1 से बड़ा के लिए हमारे पास आपको पता है ना कि लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है अगर बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दोनों तरफ लॉग लगाने पे इनइक्वालिटी के सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयरफॉर हमारे पास लगा सकते हैं कि log बेस e आर्गुमेंट 1 लेस देन log बेस e आर्गुमेंट t लेस देन और इक्वल टू log बेस e आर्गुमेंट e। आपको पता है log बेस e आर्गुमेंट 1 का वैल्यू होता है 0 लेस देन log बेस e आर्गुमेंट t लेस देन और इक्वल टू इसका वैल्यू होता है 1। इसके बाद लगाना है आपको cos। तो जरा देखो तो cos का ग्राफ हमारे पास देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हो आप, ठीक है। अगर ऑब्जर्वेशन नहीं आता है तो ग्राफ प्लॉट कर लो आप, देखो बढ़िया से। cos का ग्राफ आपको पता है ना, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है cos का, ठीक है। ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये 0 पे हमारे पास वैल्यू 1 चला गया। अब बताओ तुम जरा हमारे पास कि ये पूरे का वैल्यू अगर थोड़ी देर के लिए अल्फा मान ले, तो ये अल्फा हमारे पास है, अल्फा वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में कहने का मतलब क्या है, पाई बाई 2 का वैल्यू, पाई 2 का वैल्यू मतलब 3.14 बाई 2 नियर अबाउट, मतलब 1.57 के आसपास। तो हमारे पास 1 तो हमारे पास कुछ इधर ही जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में cos का ग्राफ डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कहने का मतलब ये होगा कि cos लगाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि cos 1 लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा cos ऑफ अल्फा और लेस देन cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। अब तुम एक बात बताओ कि पूरे में फिर लगाना है साइन। तो फिर एक बात बताना, cos 1 से 1 के बीच में है, मेरे पास कोई भी एक इंटरवल दिया हुआ है उसमें साइन लगाना है। तो तुम बताओ cos 1 का जो वैल्यू हमारे पास मिलेगा वो 0 पॉइंट समथिंग ही मिलेगा, 1 से तो कम ही मिलेगा। तो अब बताओ ये 1 से कम से कहां तक, 1 तक। तो 1 से कम मतलब 0 पॉइंट समथिंग से 1 के बीच में साइन का ग्राफ चेक कर लो, इंक्रीजिंग नेचर का होता है। तो इंक्रीजिंग नेचर का होता है तो साइन लगाओगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप बताओ कि हमारे पास साइन ऑफ cos 1 लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ cos अल्फा लेस देन साइन 1। देयरफॉर आ गया रेंज ऑफ द फंक्शन हमारे पास कहां से कहां तक, बोलो बेटा, साइन ऑफ cos 1 से लेकर करके साइन 1 तक। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बार बार बोल रहा हूं, मेरा इंटेंशन बस इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास जब भी कंपोजिट फंक्शन का रेंज होगा ना सर, तो मैं इनपुट का रेंज निकाल दूंगा और उसको लेकर करके, उसके वैल्यू को लेकर करके हमारे पास आउटपुट पे बड़े आराम से हम लोग पहुंच सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। कॉन्सेप्ट का क्या ध्यान रखेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या ध्यान में रखेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या ध्यान में रखेंगे, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और बेसिक मैथमेटिक्स फेल कर गया हमारे पास तो ऑब्जर्वेशन लाएंगे। ऑब्जर्वेशन कैसे लाएंगे उस पर भी एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करके बता दे रहा हूं आपको। अब जैसे सपोज करो कि हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछना है y इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स, मेरे को रेंज ही चाहिए। देखो अभी जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ रेंज ही निकालना है। हम लोग मान के चलेंगे कोई भी क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन राइट नाउ। तो चलो फिर भी लिख देता हूं मैं, रेंज ऑफ द फंक्शन मेरे को चाहिए। तो आप बताओ डोमेन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को डिफाइन करना है मेरे को। तो फॉर y टू बी डिफाइंड
रेंज निकालना हो तो डोमेन को निकालना हमारी मजबूरी है, तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बस यही कंडीशन होगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब मेरे को रेंज चाहिए, तो आपके पास मैंने क्या बताया, एक्चुअली है ये भी तो कंपोजिट फंक्शन, क्यों, साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, दो फंक्शन का कंपोजिशन हमारे पास है। तो तुम एक बात बताओ, x के बिहाफ पे पूरे के वैल्यू पे हम लोग को पहुंचना है फॉर रेंज, बड़े आराम से करेंगे हम लोग। आप बताओ x का वैल्यू हमारे पास जब भी है तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद रूट लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट लगाओ तो इनइक्वालिटी के सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी होगा। अब जब तुम सोचो कि x का वैल्यू आई मीन रूट x का वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में है और बाहर लगाना है साइन, बढ़िया समझना, रूट x का वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में बाहर लगाना है साइन, मतलब यूं बोल लो कि साइन का एंगल हमारे पास रूट x है और रूट x का वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में है। तो तुम जरा सोचो कि साइन के ग्राफ से तुम ग्राफ को ऑब्जर्व कर सकते हो, साइन का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से चलेगा, आगे बढ़ते चला जाएगा, तो बढ़ते चला जाएगा। तो अगर x का वैल्यू हमारे पास 0 से इंफिनिटी के बीच में ले तो y का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, -1 से +1, -1 से +1, क्योंकि 0 से इंफिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी जा रहा है हमारे पास। तो यहां पर तो ऑब्जर्वेशन ही चलेगा ना कि सर x का वैल्यू आई मीन टू से रूट x का वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में जा रहा है, तो रूट x का वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में, तो ध्यान देना ये x के जगह पे रूट x हमारे पास होगा, क्योंकि साइन का एंगल रूट x है, तो इसलिए मैं ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड नहीं ले रहा हूं कि सर ये एंगल हमारे पास 0 से अगर मैं इंफिनिटी के बीच में लूंगा मैं, तो y का वैल्यू -1 से +1, -1 से +1 के बीच में जाएगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्राफ इट इज क्लियर दैट व्हाट डज इट मीन बाय दिस कि इफ रूट x lies between 0 to infinity then sin of root x is always lies between -1 to +1, therefore range of the जो फंक्शन हमारे पास होगा -1 से +1 के बीच में। दिस इज द फाइनल आंसर। आई बात समझ में सबको, क्लियर है ना। फिर आई क्वेश्चन को लेकर चलते हैं हम लोग। देखो यहां पे क्वेश्चन को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन यहां पे क्लियर है बच्चा, ध्यान देना सारे लोग कि अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना चल पाए ना तो उस ग्राफ का ऑब्जर्वेशन ले लेना कि उसका इनपुट टाइम इनटू से उसका एंगल कहां से कहां तक जा रहा है और उसके बीच में y का वैल्यू क्या होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि हमने क्वेश्चन में दे दिया y = cos ऑफ sin x, मेरे को इसका रेंज चाहिए, ठीक है। तो डोमेन तो x बिलोंग्स टू r हमारे पास है, क्योंकि साइन और cos तो x के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। अब जहां तक रेंज की बात लेकर चलेंगे हम लोग, तो इसको लेकर चलो, सिंस x लाइज बिटवीन -∞ टू +∞, तो उसके लिए साइन का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में है, तो साइन का वैल्यू जब भी जाएगा तो -1 से +1 के बीच में जाएगा, सबको पता है कि नहीं है। अब तुम जरा सोचो कि इसको थोड़ी देर मैं t मान लूं, तो t का वैल्यू -1 से +1 के बीच में, उसके लिए मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, cos का। तो देख लो cos का ग्राफ, अगर x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है तो cos का ग्राफ कैसा होता है, ये आपको पता है ना कि -π/2 और ये पता है +π/2 होता है। -π/2 मतलब -1.57 के अप्रॉक्स, ये 1.57 के अप्रॉक्स होगा। तो तुम बताओ t का वैल्यू -1 से +1, -1 से +1 कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये -1 और ये +1। अब तुम जरा सोचो t का वैल्यू -1 से +1 के बीच में रखें तो यहां से y का वैल्यू बढ़िया से समझना कुछ यही होगा, तो कुछ यही होगा भैया मेरे। तो यहां पर से देख रहा हूं ना इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ऑब्जर्व तो कर सकते हैं y का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो -1 पे भी वैल्यू लो और +1 पे भी वैल्यू लो, बात तो बराबर है, दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास cos t का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा cos ऑफ -1 या फिर होगा cos ऑफ 1, cos -1 का वैल्यू cos 1 के बराबर ही होता है, और cos t का जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा बेटा वो होगा हमारे पास 1, देयरफॉर रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास चला जाएगा cos 1 से लेकर करके 1 तक। सबको बात आ रही है समझ में ना। देखो मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका मैं रेंज बताना चाह रहा हूं, मेरा इंटेंशन यहाँ पे बस एक ही पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं मैं कि हमारे पास जब भी कंपोजिट फंक्शन का रेंज की बात करेगा ना तो बिल्कुल सब जो सबसे इनपुट में आपके पास फंक्शन है उसका रेंज निकालो और उसको लेकर करके आउटपुट पे स्टेप बाय यूजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, बाय हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट या फिर ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट, ये तीनों में से किसी एक से खत्म हो जाएगा क्वेश्चन को। इट शुड बी रिमेंबर, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो इस पर बेस कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग होमवर्क में। चलो कुछ क्वेश्चन है कॉपी कर लीजिए आप लोग। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं राइट हैंड साइड पे दे दिया हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है। ये ध्यान देना जहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है मान के चलेंगे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है।
थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमने ये दे दिया, फोर्थ क्वेश्चन का हमने आंसर ये दे दिया, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हमने ये दे दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, जहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है मान के चलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और इसके पहले क्लास से ही मैं बोलते आ रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या फिर मैं बोल सकता हूं सिग्नम फंक्शन से रिलेटेड रेंज का जब भी क्वेश्चन होगा ना, तो आप डोमेन निकालना और डोमेन के बिहाफ पे पूरे का वैल्यू को ऑब्जर्व कर लेना कि डोमेन का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो देखता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू या फिर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू मेरे पास क्या मिलता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज का निकालने का सबसे बढ़िया मेथड यही है कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रेंज का होगा ना, तो बेस्ट यही है कि डोमेन का वैल्यू को ध्यान में रखते हुए पूरे फंक्शन के वैल्यू को निकाल देना ऑब्जर्वेशन से, कि डोमेन का वैल्यू पुट करेंगे और वहां से फिर करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू निकाल देंगे, तो ऑब्जर्व कर लेंगे वाई का वैल्यू कहां से कहां तक हो रहा है। बस ये समझना है आपको, ठीक है ना। आइए कुछ पॉइंट और बच गया है रेंज में, उसको हम लोग फिनिश करते हैं। ध्यान देना है सब लोगों को। टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ध्यान देना सारे लोग, पुट f dash x equal to 0 if x equal to alpha is the root of f dash x equal to 0, then फर्स्ट पॉइंट में ध्यान देंगे कि if f dash x changes sign from positive to negative across the point x equal to alpha, then x equal to alpha is the point of maxima. सेकेंड पॉइंट में बात करेंगे, if f dash x changes sign from negative to positive across the point x equal to alpha, then x equal to alpha is the point of minima. मतलब यहाँ पे ना लास्ट में हमारे पास ये भी कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं कि जैसे हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं पता चल पा रहा है, आई मीन टू से एफ डैश एक्स का साइन हमारे पास पॉजिटिव है या एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है, नहीं प्रेडिक्ट हो पा रहा है, तो फाइनली हम लोग करेंगे क्या कि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से इक्वेट करेंगे। मतलब डिफरेंशिएशन का सहारा लूं मैं तब की बात कर रहा हूँ, अगर डिफरेंशिएशन का सहारा नहीं लोगे, आई मीन टू से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है, तो एक तो ऑब्जर्वेशन आपके पास है कि बाहर कोई ना कोई ऐसा फंक्शन तो होगा ना, फंडामेंटल अरे साइन होगा, लॉग होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई और होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ और होगा, तो उसके ग्राफ को तो आप विजुअलाइज कर सकते हो ना कि अंडर द डोमेन दिस वन उसका ग्राफ बताओ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इतना तो कर सकते ही हो। और अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों रहा तो उसका भी लेने का तरीका, आई मीन उसको भी सॉल्व करने का तरीका हमने बता रखा है। बट किसी ने बोला कि नहीं नहीं मेरे पास ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है तो हमारी मजबूरी बनेगी कि f dash x निकालो, उसको 0 से इक्वेट करो, 0 से इक्वेट करो। आई मीन क्यों इक्वेट करेंगे 0 से, क्योंकि मेरे पास पता नहीं चल पा रहा है f dash x का वैल्यू पॉजिटिव है या फिर f dash x का वैल्यू नेगेटिव है। आई मीन टू से कि f dash x डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x, आई मीन टू से कि द साइन ऑफ f dash x डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ x, सम x के वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हो रहा है, सम x के वैल्यूज के लिए नेगेटिव भी हो रहा है, तो इन दैट केस वी विल पुट f dash x इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, और x के उस वैल्यू पर f dash x का साइन चेक कर लेंगे। अगर f dash x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। f dash x का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद फंक्शन का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज करो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
x माइनस टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। मेरे को रेंज ऑफ y चाहिए, किसी का भी रेंज चाहिए, पहले डोमेन तो निकालना मजबूरी है। फॉर y टू बी डिफाइंड क्या मैं बोलूंगा कि x माइनस टू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से मैं बोलूंगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और यहां से बोलूंगा x लेस देन और इक्वल टू 4। फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड की मैं बात कर लूंगा तो x लाइज बिटवीन 2 to 4। आई मीन टू से डोमेन ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास होगा 2 से लेकर 4 तक होगा। ठीक है, अब जरा तुम बताओ डोमेन ऑफ द फंक्शन 2 से 4 तक हमारे पास है, मेरी बात को अच्छे से समझना। तो 2 से 4 के बीच में ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कौन से कैसे वैल्यू ये पूरी इसका पॉजिटिव होगा किसका पॉजिटिव होगा। मेरी बात को पॉजिटिव तो दोनों का होगा, आई मीन टू से इंक्रीजिंग कैसे होगा डिक्रीजिंग कौन सा होगा। और ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि सर x का वैल्यू 2 से 4 के बीच में अगर हमारे पास लाई कर रहा है तो उसके बिहाफ में पूरे का वैल्यू और ये पूरे का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का सम करेंगे तो कोई जरूरी थोड़ी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। आई मीन टू से कि इस सिचुएशन में भी हमारे पास एक तरीका ये हमारे पास आ जाएगा। ध्यान देना कि डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारे पास है x belongs to 2 to 4 क्लोज इंटरवल। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। तो चलो कुछ मैं ऐसा भी क्वेश्चन का तरीका मैं बता दे रहा हूं, आई मीन एक क्वेश्चन का और बता दे रहा हूं स्टेप्स। प्रैक्टिकली जरा सोचो कि हमने ना फंक्शन दे दिया और फंक्शन देने के बाद उसका डोमेन को मैंने फिक्स कर दिया कि डोमेन a से b के बीच में ही लाई कर रहा है, तो पता लगाओ इसका रेंज क्या होगा। लाइक दिस वन, डोमेन 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है तो पता लगाओ इसका रेंज क्या होगा। तो इसका रेंज निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालते हैं। देखते हैं, ध्यान देना मेरी बात को कि dy by dx का वैल्यू बोलेंगे 1/2 into स्क्वायर रूट ऑफ x minus 2 प्लस 1/2 into स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus x into -1। आई मीन टू से कि 1/2 कॉमन कर लेंगे तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ x minus 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हमारे पास तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, आई मीन टू से पहले मैं स्टेप लिख दे रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे को एलसीएम आता है और ये भी मान के चल रहा हूं कि सबको एलसीएम आता है। ठीक है ना, तो चलो आप बताओ इक्वल टू हम लोग 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे और वहां से x का वैल्यू निकालेंगे, तभी तो f x का साइन पता चलेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस। तो जैसे ही 0 पुट किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 आ गया। बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ध्यान देना सारे लोग। तो यहां से अगर स्क्वायरिंग में दोनों तरफ करूंगा ना तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू x माइनस 2, 2x इक्वल टू 6, आई मीन x इक्वल टू आ गया 3। अच्छे से समझना, अब x इक्वल टू 3 आ गया ना तो x इक्वल टू 3 के नियर अबाउट में जरा चेक करेंगे साइन स्क्वायर। ध्यान देना x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 के नियर अबाउट में साइन स्कीम चेक करना है, मीन टू से साइन स्कीम ऑफ f डैश x। लेकिन ये ध्यान रहे डोमेन फिक्स किया गया है 2 से 4 के बीच में, तो डोमेन को फिक्स कर ही दो 2 और x इक्वल टू 4, मतलब इसके राइट नहीं लेना है, इसके हमारे पास लेफ्ट नहीं लेना है। अब जरा हम लोग साइन चेक कर लेते हैं f डैश x का, आई मीन टू से f डैश x में f डैश x हमारे पास क्या था याद करो तो जरा। f डैश x इक्वल टू, लिसन टू मी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, और ये हमारे पास था -1/2, कुछ ऐसा ही था हमारे पास f डैश x। ठीक है, अब जरा तुम सोचो तो हमारे पास 3.5 पे चेक करते हैं हम लोग, अच्छे से समझना। 3.5 पे हम लोग चेक कर लेते हैं, नहीं ये -2 नहीं, ये ऐसा था। तो 3.5 पे अगर हम लोग चेक कर लेते हैं, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा सारे लोग, ध्यान देना सारे लोग। देखो 3.5 पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो 3.5 पुट करो, ये नीचे वाले में कुछ भी पुट करो, मतलब अंडर द डोमेन, तो ये नीचे वाला वैल्यू तो पॉजिटिव होगा ही होगा, मतलब बाउंड्री पॉइंट को नहीं लेकर चलेंगे नीचे वाले में। लेकिन 3.5 इसमें पुट करेंगे तो 4 माइनस 3.5 0.5, इसमें जरा ध्यान देना 3.5 माइनस 2 1.5, तो मुझे लगता है 1.5 का स्क्वायर रूट का वैल्यू ज्यादा होगा 0.5 का स्क्वायर रूट से, तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ गया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो ध्यान देना f x पॉजिटिव से नेगेटिव, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है ना, क्लियर है ना सभी को? ध्यान देना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से चेक कर लो। 3.5 पे लेके चल रहा हूँ, 3.5 पे 0.5 होगा और 3.5 पे 1.5 होगा, तो मेरे ख्याल से दोनों का डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, आई मीन टू से कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि f(x) का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, पुट x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1
3 माइनस 2 सॉरी 1, तो ये 1 हो गया, और 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 माइनस 3 1, तो 1 प्लस 1 बोले तो हमारे पास 2। लेकिन fx का जो मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे ना, तो बाउंड्री पॉइंट पुट कर देना, दोनों बाउंड्री पॉइंट, और देख लेना हमारे पास कंपेयर करते हुए कि वैल्यू किसका कम, सबसे ज्यादा सबसे कम किसका मिला। तो बताओ 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। 4 पुट करो तुम्हारे पास, तो 4 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे तो यहाँ से भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। देयरफॉर बोल सकते हैं कि fx का जो मिनिमम वैल्यू है √2 और मैक्सिमम वैल्यू है 2, तो रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास आ गया √2 से लेकर 2 तक। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इस क्वेश्चन को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन बस यहाँ पे यही है बच्चों कि अगर f' का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव ना पता चल पाए ना, तो f' को 0 से इक्वेट कर देना, 0 से इक्वेट करने के बाद वहां से x का वैल्यू निकाल लेना, उस x के वैल्यू पे ना f' का साइन चेक कर लेना, उस x के वैल्यू के नियर अबाउट में पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमा निकल जाएगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी निकाल लोगे, और बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लेना, बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाला और ओवरऑल कंपेयर कर दो, जो उस पे सबसे ज्यादा वैल्यू मिला वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, जिस पे सबसे कम वैल्यू मिला वो लिस्ट वैल्यू होगा, तो लिस्ट से ग्रेटेस्ट फंक्शन का रेंज कहा जाएगा। तो दिस इज द फाइनल टच ऑफ, आई मीन टू से, रेंज ऑफ द फंक्शन। इज दैट क्लियर नॉट, राइट ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, इंटरेस्टिंग, ध्यान दो सारे लोग। अब जैसे सपोज करो क्वेश्चन अगर हमने दे दिया, ध्यान देना बच्चे, fx इक्वल टू 4x माइनस एक्स क्यूब, मेरे को ना रेंज ऑफ द फंक्शन चाहिए। आपको मैं बता चुका हूं रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए, ध्यान दो सारे लोग, क्लियर है ना। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड, डोमेन तो पक्की बात है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो x बिलोंग्स टू r होगा ही होगा, और जब डोमेन x बिलोंग्स टू r है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड है, तो पक्की बात मैं बोल दूंगा रेंज ऑफ द फंक्शन जो हमारे पास होगा सर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होगा, क्लियर है। तो सर ये तो हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के थ्रू हो गया, लेकिन मैं f' के थ्रू चलना चाह रहा हूं, बिल्कुल चलो आप। मेथड 2, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x, बताना dy बाई dx का वैल्यू कितना होगा, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। चलो ध्यान देना मेरी बात को, इसका इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, x का स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई 3 आ गया, x का वैल्यू प्लस माइनस 2 बाई √3 आ गया। अब प्लस माइनस 2 बाई √3 पे f' का साइन चेक कर लेते हैं, तो माइनस 2 बाई √3 और प्लस 2 बाई √3 हमारे पास है। चलो ध्यान दो, 0 पर चेक करते हैं, तो 0 पर तो ये वाला वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये हमारे पास नेगेटिव, अल्टरनेट साइन होगा। ये साइन स्कीम हमारे पास f' का वैल्यू f' का आ रहा है। अब तुम बताओ f' का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव, देयरफॉर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ही होगा, इट शुड बी रिमेंबर। तो बोलोगे ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, तो प्रेडिक्शन का मैंने तरीका तो आपको बताया ही है कि आप इस पे वैल्यू चेक कर लो, इस पे वैल्यू चेक कर लो, और डोमेन के बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू चेक कर लो, सब में वैल्यू कंपेयर कर लो, जिस पे सबसे ज्यादा वैल्यू मिला वही उसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, जिस पे सबसे कम वैल्यू मिला वही उसका मिनिमम वैल्यू हो गया, तो मिनिमम से मैक्सिमम उस फंक्शन का रेंज तो हमारे पास क्लियर हो ही गया। इससे क्लियर ना। तो चलिए आइए ध्यान देना, हमारे पास आप प्रैक्टिकली यहां पर सोच भी सकते हो, ध्यान देना सारे लोग, कि लोकल मिनिमम वैल्यू माइनस 2 बाई √3 पे मिलेगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 2 बाई √3 पे मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि डोमेन ऑफ द जो फंक्शन है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर हम लोग एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे y की बात करें ना, तो एक्सटेंडिंग टू जैसे माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने बता ही रखा है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम पे वैल्यू तो निकालेंगे ही निकालेंगे, और साथ में बाउंड्री पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो बोलो सर बाउंड्री पॉइंट अगर क्लोज भी रहा तब ना, बोलेंगे कोई जरूरी नहीं है यार, अगर ओपन इंटरवल में रहेगा तो हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, क्लोज इंटरवल में रहेगा तो डायरेक्टली एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा, और ओवरऑल सब वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो आप बताओ कि माइनस इंफिनिटी पर y का वैल्यू, तो मैक्सिमम पावर हमारे पास x³ है विद नेगेटिव कोएफिशिएंट है, तो पूरे का वैल्यू माइनस इंफिनिटी चला जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं पहले के लेक्चर में। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी पर y का वैल्यू, तो फिर हमारे पास प्लस इंफिनिटी की बात करेंगे, हमारे पास जस्ट लिसन टू मी, माइनस इंफिनिटी की बात कर रहा हूं, फिर से समझ लो, माइनस इंफिनिटी पर y का वैल्यू की बात करेंगे ना, तो माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इंफिनिटी का क्यूब माइनस इंफिनिटी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी पर y का वैल्यू प्लस इंफिनिटी चला जाएगा। लेकिन अगर प्लस इंफिनिटी पर y के वैल्यू की बात करेंगे ना, तो ये माइनस इंफिनिटी जाएगा,
पता है क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारे पास एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो प्लस इंफिनिटी पर माइनस जाएगा और माइनस पे जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ना हमारे पास कि सर ये प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, तो इसके ये जो वैल्यू इस पे जो मिलेगा y का वैल्यू इसी के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा ना। तो यहाँ से तो बोल सकते हैं ना कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास होगा माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी के बीच। मतलब देखो बेटा, मैं देखो बार बार एक बात बोल चाह रहा हूँ कि फाइनल जो टच है ना रेंज का, डोमेन कुछ भी हो जाए आप उसको डिफरेंशिएट कर दो। एक लास्ट बार बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएट करने के बाद ना आप देख लो एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो उस सिचुएशन में करना क्या है कि जो डोमेन का लेफ्ट एंड जो होगा ना उस पे y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और डोमेन का जो राइट एंड होगा ना उस पे y का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में रेंज आ गया। लेकिन अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव आया ना तो मैं बोलूंगा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो उस सिचुएशन में डोमेन का जो लेफ्ट एंड पे y का वैल्यू मिलेगा वो सबसे ज्यादा मिलेगा, और राइट एंड पे जो y का वैल्यू मिलेगा सबसे कम मिलेगा। तो वो दोनों वैल्यू निकाल दो, मिनिमम से मैक्सिमम रेंज कहलाया। बहुत ज्यादा होगा तो एफ डैश एक्स का साइन पता नहीं चल पाएगा। तो पता नहीं चल पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको जीरो से इक्वेट करके वहां से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, और उस एक्स के वैल्यू पे हम लोग एफ डैश एक्स का साइन स्कीम चेक कर लेंगे। एफ डैश एक्स का साइन स्कीम उसके एक्स के वैल्यू के नियर अबाउट में बोल दो। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव एफ डैश एक्स का साइन हुआ तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ पॉइंट ऑफ मिनिमा, आई मीन टू से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पे हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे जरूर, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि उस पे मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा और उस पे मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगा। वो फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम, आई मीन लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हुआ, और उसके बाद करना क्या है कि जो डोमेन दिया गया ना उसके बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, और इस चारों पांचों वैल्यू में से जितना भी वैल्यू है सब में कंपेयर कर देंगे। जिसपे सबसे ज्यादा वैल्यू मिला वो उसका ग्रेटेस्ट हो जाएगा, जिसपे सबसे कम वैल्यू मिला वो उसका लिस्ट वैल्यू हो जाएगा। तो लिस्ट से ग्रेटेस्ट तक उस फंक्शन का वो रेंज कहला जाएगा। बट एक बात ध्यान में रखना है, ये देखो जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा ना तब ये बात क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारे पास बाउंड्री पॉइंट डोमेन का क्लोज नहीं हुआ तो वहां पर लिमिट का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट चलेगा तो जो वैल्यू हमारे पास मिलेगा वो एग्जैक्ट थोड़ी मिलेगा, वो तो लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा। तो लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा तो सपोज करो यहाँ पर देखो ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पर प्लस इंफिनिटी, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस प्लस इंफिनिटी पर माइनस इंफिनिटी। तो जो वैल्यू मिल रहा है वो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू मिल रहा है। और यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि माइनस इंफिनिटी पे जो वैल्यू मिला प्लस और प्लस इंफिनिटी पे जो वैल्यू मिला माइनस, तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे यहाँ पर कि इसका जो फंक्शन का जो लिस्ट वैल्यू होगा वो माइनस इंफिनिटी होगा। मेरी बात को समझना, क्योंकि हमारे पास ओपन इंटरवल में डोमेन होगा तो वेरी वेरी क्लोज टू वो वैल्यू मिलेगा, ना कि एग्जैक्टली वो वैल्यू मिलेगा। तो एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं मिलेगा तो लिमिटिंग वैल्यू के हेल्प से रेंज निकलेगा, न कि उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। मिनिमम वैल्यू नहीं निकल पाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का अगर चांस माइनस, मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का चांस अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ओपन इंटरवल में लिमिट के सेंस में जाता है तो वहां पे वो बस वो रेंज के लिए सपोर्टिंग होगा। वो एक बात समझना, रेंज के लिए वो सपोर्टिंग होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि उसका मिनिमम वैल्यू वहां पे जाएगा ही जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू वहां पे जाएगा ही जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो चलिए आइए एक दो क्वेश्चन इस पे भी बेस्ट लिख लो होमवर्क में। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग होमवर्क में। ये भी देखो इसका डोमेन दे दिया गया है 1 से e तक, ठीक है, क्लोज इंटरवल है, काम वही करना है हम लोगों को। डोमेन दिया गया है, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है ना? याद रखना है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम पे वैल्यू निकाल देना है फंक्शन का, और बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है, और ओवरऑल वैल्यू कंपेयर कर लेना है। जो सबसे ज्यादा वैल्यू वो मैक्सिमम, जो सबसे कम वो मिनिमम, तो मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज आ जाएगा। सबका आंसर मैंने राइट हैंड साइड में दे रखा है। लास्ट वाले का आंसर मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत आसान है। डोमेन मैंने फिक्स कर दिया -2 से +2, तो इसका रेंज निकालना है। क्वेश्चन क्या है, fx = x³ - 3x² - 9x + 4, ठीक है, आप बना लीजिएगा। एक आइए और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। देखो मैं बोलूं फाइंड द रेंज ऑफ y = ln 1/√, greatest integer of cos x minus greatest integer of sin x। लिख देता हूं मैं, ये ब्रैकेट को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। मेरे को रेंज चाहिए। मैंने क्या बताया, याद करो, रेंज के लिए डोमेन निकालना तो मेरी मजबूरी है,
और डोमेन निकालने के बाद देखो ग्रेटेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट करने का मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास है, तो डोमेन तो हम लोग निकालेंगे ही निकालेंगे और अंडर द डोमेन वैल्यू हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे y का वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी होगा। तो आइए हम लोग डोमेन की पहले बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन में फॉर y टू बी डिफाइंड क्या बोलेंगे बताओ, लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए आप बताओ, 1/√, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, आई मीन टू से ग्रेटर देन 0 फर्स्ट हो गया। उसके बाद √1 को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, तो cos x का ग्रेटेस्ट माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x ग्रेटर देन 0। तुम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर दिमाग अच्छे से लगाए ना तो बड़े आसानी से सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बड़े आसानी से सॉल्यूशन पे हम लोग पहुंच सकते हैं। आप पहले बताओ, ये पूरे का वैल्यू मेरे को पॉजिटिव चाहिए, ये पूरे का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पूरे का वैल्यू पॉजिटिव अगर हम लोग ले लें तो ये पूरे का वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। मतलब x का वैल्यू यहाँ से कुछ भी आए, x का वैल्यू यहाँ से मान लीजिए अल्फा और बीटा के बीच में आया तो दोनों का इंटरसेक्शन अल्फा एंड बीटा के बीच में ही हो जाएगा। क्या मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, तो हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब बोलोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारे पास क्या आ गया sin x। सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या होगा, तब मैं बोलूंगा सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x का ग्राफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x के ग्राफ का एनालिसिस कर लो। आई मीन टू से कि वैसे ही मैं बता रखा हूँ कि इनइक्वालिटी में अगर दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन पार्टिसिपेट करे तो उस इनइक्वेशन के दोनों तरफ फंक्शन को इस तरीके से अरेंज कर दो सच दैट कि ग्राफ प्लॉट करना आपके लिए आसान हो जाए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x और y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का ग्राफ भी हम लोग प्लॉट करने का तरीका पढ़ेंगे स्केचिंग ऑफ ग्राफ में, आई मीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में कुछ क्लासेस के बाद। बट थोड़ा बहुत मैं मान के चलता हूं कि मेरे को ग्राफ इसका पता है, तो अगर पता है ग्राफ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का ग्राफ हम लोग थोड़ा सा प्लॉट कर लें। ध्यान देना, इसको साइड में लिख देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, इसे इरेज कर रहा हूं। x हो गया ये, cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, सबको पता है। ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, ये हमारे पास सॉरी पाई होता है, ये 3π/2 होगा, ये हमारे पास 2π होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से लेके चलेंगे, ऐसा होगा, थिक वाला ग्राफ होगा, इस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा और यहां से यहां तक के लिए ग्राफ जो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा होगा। इस तरीके से जाएगा, फिर ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मतलब मैं इसको मैं हटा दे रहा हूं, ग्राफ का पोर्शन 2π तक, और हाँ 2π तक में 2π तक बात करें तो 2π की वैल्यू हमारे पास फिर ये 1 मिलेगा, ये मैक्सिमम हाइट 1 है। तो मैं 0 से 2π के बीच में ही कंपेयर कर लेता हूँ। ये ग्राफ ले लिया y इक्वल टू cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्राफ का पोर्शन कौन कौन हो गया ध्यान देना, 0 से 2π के बीच में, तो एक पॉइंट हो गया ये, एक एरो का ये हो गया, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया और एक लाइन सेगमेंट ये हो गया हमारे पास और एक पॉइंट ये हो गया। उसी तरीके से y इक्वल टू ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x ग्राफ की बात कर लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ थोड़ी बहुत ही ग्राफ आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो पेशेंस रखना कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जब मैं बताऊंगा ना तो cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका भी बताऊंगा, या फिर इनफैक्ट किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ प्लॉट करने का तरीका मैं बता दूंगा। तो sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इसी के बिहाफ पे मैं उसका भी ग्राफ प्लॉट कर लूंगा, ऐसा होता है ये 0π/2 π/2 पे एक पॉइंट चला गया और ये 3π/2 गया और ये 2π गया, तो 3π से 2π के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, 2π पे फिर 0 हो जाएगा, 0 पे हमारे पास फिर 0 है। ये y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x हमारे पास है।
0 से 2 पाई बस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है। तो 0 से 2 पाई के बीच में x का वैल्यू जो होगा 2 पाई से 4 पाई के बीच में फिर वही होगा, 4 पाई से 6 पाई के बीच में फिर वही होगा। तो कंपेयर करते हैं, मेरे को क्या लेना है कि cos x का ग्रेटेस्ट का ग्राफ sin x के ग्रेटेस्ट के ग्राफ से बड़ा लेना है। बड़ा लेना मतलब ऊपर लेना है। तो देखो 0 पे बताओ, 0 पे हमारे पास इसका वैल्यू 1 है, 0 पे 0 है, तो पक्की बात है 0 वाला वैल्यू तो पार्टिसिपेट किया ही किया, यानी पक्की बात है x का वैल्यू 0 तो होगा ही होगा आंसर में। उसके बाद 0 से पाई बाई 2 के बीच में देखो, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में दोनों का वैल्यू कोइंसाइड कर रहा है, तो दोनों का वैल्यू कोइंसाइड कर, देखो ना 0 से पाई बाई 2 इसका भी वैल्यू 0 है, 0 से पाई बाई 2 इसका भी वैल्यू 0 है, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोइंसाइड कर रहा है, तो 0 से पाई बाई 2 सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर पाई बाई 2 से पाई के बीच में ले तो जरा देखो तो ना, पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये 0 हो गया, पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये -1 हो गया, जबकि इसका वैल्यू मेरे को ऊपर लेना था अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी। इसका मतलब पाई बाई 2 से पाई भी नहीं होगा। अब बताओ पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में लेते हैं, तो पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में इसका नेगेटिव है, मेरी बात को ध्यान देना, पाई से 3 पाई के 3 पाई बाई 2 के बीच में इसका वैल्यू नेगेटिव मतलब -1 है, कोइंसाइड कर रहा है, तो नहीं होगा। अब 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में लेते हैं, तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में इसका वैल्यू -1 है, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में इसका वैल्यू 0 हमारे पास आ रहा है, इसका वैल्यू बड़ा तो मिला ही मिला। इसका मतलब है कि यूनियन 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक जाएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होता है कि नहीं होता है, तो 3 पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू 0, 3 पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू -1, तो 0 तो हमारे पास मिला, यानी इसका वैल्यू बड़ा मिला, 0 इंक्लूड होगा। 2 पाई पे इसका वैल्यू 0, बट 2 पाई पे इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब 2 पाई इंक्लूडेड हमारे पास होगा। व्हाट डज इट मीन बाय दिस? तो हमारे पास x का वैल्यू क्या क्या आ गया, देख लो बेटा, सारे लोग अच्छे से समझ लेना। मिटा रहा हूं मैं इसको। अब डोमेन हमारे पास क्या क्या आ रहा है, तो मैं बोलूंगा ना 3 पाई बाई 2 से लेकर करके 2 पाई तक, और 2 एंड पाई हम लोग दोनों तरफ ऐड कर देते हैं पीरियोडिक फंक्शन के कारण, ये हो गया, और यूनियन हम लोग बोल देंगे 0 हो गया। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो रेंज ऑफ द फंक्शन के लिए हमारे पास पहले बताओ, क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, y इक्वल टू ln ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। हमने क्या बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये कि डोमेन निकालो और डोमेन के अंदर का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल दो। तो एक रोटेशन में ही निकालो ना आप रेंज, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन के कारण वो तो हमारे पास रिपीट करेगा। तो बताओ x का वैल्यू 0 पुट करते देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है। तो 0 पे हमारे पास cos 0 1, ये तो 0 हो जाएगा, 1 बाई 1 1, log 1 0, इसका मतलब y का वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अभी 0 है, x का वैल्यू 0 पुट किए तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो, सपोज करो मैं 2 पाई ही लेता हूं मैं, तो 2 पाई पे इसका वैल्यू हमारे पास फिर 1 हो जाएगा, 2 पाई पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो फिर सेम सिचुएशन 3 पाई बाई 2 लेते हैं हम लोग, 3 पाई बाई 2 पे ये 0 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 पे -1 का ग्रेटेस्ट -1 और -1 इनटू माइनस प्लस, इसका मतलब है कि 1 हो गया, 1 का ln का वैल्यू 0 फिर 0 हो गया। 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में कुछ भी वैल्यू सपोज करो पाई लेते हैं, लेट मी चेक, पाई पे वैल्यू cos पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, बढ़िया सोचो, -1, जस्ट लिसन टू मी, सॉरी पाई तो हमारे पास पाई तो हमारे पास 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में तो जाएगा ही नहीं, पाई पे तो चेक करना बेकार है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 ही आ रहा है। व्हाट डज इट मीन बाय दिस, कि रेंज ऑफ द जो फंक्शन हमारे पास होगा सिर्फ और सिर्फ 0 होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सारे लोगों को, क्लियर है ना? तो ये ध्यान में रखना है सबको, ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। तो इसी पे देखो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं बढ़िया से बना सकता हूँ, इसी क्वेश्चन को लेते हुए, आई मीन इस क्वेश्चन को लेते हुए, देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन बनेगा, रेंज जिसका हमारे पास 0 आ रहा है, बढ़िया से समझना। तो मैं क्या कुछ क्वेश्चन ऐसा दे सकता था आपके पास कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ln ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, और ये dx हमने बोल दिया। इंटरवल में दे रहा हूं 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है, इसका वैल्यू मेरे को इवेलुएट करना है। क्या बोल देंगे हम लोग, 0। क्यों 0? क्योंकि पूरे का वैल्यू सर 0 मिल रहा है, और 0 को किसी से कहीं तक इंटीग्रेट करो तो पूरे का वैल्यू 0 हो गया, है कि नहीं? और मजेदार क्वेश्चन में यहाँ पे इसको पे सेट कर सकता था, अगर मैं क्वेश्चन में ये बोल देता, अच्छे से समझना सारे लोग, मैं बोल दूं क्वेश्चन में सॉल्व इंटीग्रेशन 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक ln ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x dx लेस देन और इक्वल टू x बाई
3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x प्लस 1 बाई 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x प्लस 2 बाई 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस सिग्न ऑफ x। मजेदार क्वेश्चन होगा कि नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है? बोलो सर इंटरेस्टिंग कैसे होगा? बोले बिल्कुल होगा। जरा सोचो ना, अगर डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन को किसी को दूर करने के लिए ना तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि सर कितना ज्यादा गंदा गंदा सा एक्सप्रेशन आपने दे दिया है। बट लिटरली क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। दम कैसे नहीं है आप बताओ? ये पूरे का वैल्यू तो जीरो हमारे पास हो गया, जीरो का इंटीग्रेशन कहीं से कहीं के बीच में करो तो जीरो हो गया। लेस देन और इक्वल टू हमने बता रखा है कि x बाई 3 का ग्रेटेस्ट प्लस x प्लस 1 बाई 3 का ग्रेटेस्ट प्लस x प्लस 2 बाई 3 का ग्रेटेस्ट का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो गया और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस सिग्नम ऑफ x हो गया। ये और ये तो गया हमारे पास। तो आप बताओ सिग्नम ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। सिग्नम x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन बाय दिस कि x का वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। ध्यान देना मेरी बात को। x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ कि फाइनल आंसर हम लोग ये नहीं बोलेंगे, बढ़िया समझना। फाइनल आंसर हम लोग बोलेंगे 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में ही होगा। क्योंकि x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहने का मतलब यही हुआ ना कि x का वैल्यू 0 से लेकर के इंफिनिटी तक चला जाएगा। जबकि यहां पर क्वेश्चन में बोला गया x का वैल्यू 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में हमारे पास है। ध्यान दे रहे हैं? तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में हमारे पास है और x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो दोनों में कॉमन क्या होगा? 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में। फाइनल आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? राइट ना? तो ओके, आज हम लोग रेंज को यहाँ पे ही खत्म करते हैं और हम लोग अगली क्लास में बस रेंज का फाइनल टेस्ट देंगे। आई मीन टू से एक टाइप का क्वेश्चन हमारे पास बच गया है, एक टाइप का क्वेश्चन बोलो या फिर एक टाइप का और फॉर्मेट बोलो, मेथड बोलो कि रेंज हम लोग ना अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड जो इनइक्वालिटी होता है, आई मीन टू से कि एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम, उसके बिहाफ पे भी हम लोग रेंज निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का, बट उसका भी अब एक अपना लिमिटेशन होगा और उस लिमिटेशन को भी हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले उस लिमिटेशन को जानने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड इनइक्वालिटी का हम लोग रेंज में यूज कैसे करेंगे, और यूज करने के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।